अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है ना, वो है बेसिकली एम्फोटेरिक रिएक्शंस। एम्फोटेरिक, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर भी मतलब जो है कि ये आया हुआ है, मतलब यहाँ पे ना ये पेज है। तो एम्फोटेरिक रिएक्शंस क्या होते हैं? तो सिंपली एम्फोटेरिक रिएक्शंस जो हैं वो ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि मतलब आप कह लें कि जिसके अंदर मतलब जो है कि कोई भी अगर कंपाउंड या मॉलिक्यूल है, तो वो एज ए एसिड भी एक्ट कर सकता हो, एज ए बेस भी एक्ट कर सकता हो। एज ए एसिड के तौर पर भी एक्ट कर सकता हो, एज ए बेस के तौर पर भी एक्ट कर सकता हो। तो मतलब जो है कि ऐसे कंपाउंड्स को एम्फोटेरिक कंपाउंड्स कहते हैं। और ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं ना, इनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मतलब अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, जिस तरह ऊपर वाटर इज एम्फोटेरिक एक कंपाउंड है, ठीक है, इट कैन एक्ट either as an acid or base in a chemical reaction, यानी इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। अगर कोई एसिडिक मीडियम होगा तो वाटर एक्ट करता है एज ए बेस, और अगर कोई बेसिक मीडियम हो तो वाटर एक्ट करता है एज ए एसिड। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम कह रही हैं आप। ठीक है। तो इसमें मतलब वही बात है कि अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड, मतलब जैसे ये लिखा हुआ जहां मेरा एरो है, अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, कि एसिड एक ऐसी स्पीशी होती है जो प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन डोनेट करती है, और बेस जो है ये एक ऐसी स्पीशी होती है जो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन बेसिकली क्या करती है, वो एक्सेप्ट करती है। ठीक है। अच्छा, तो वही वही बात यहाँ कर रहा है कि व्हेन रिएक्टिंग विद स्ट्रॉन्गर एसिड, अगर कोई स्ट्रॉन्गर एसिड हो तो वाटर बेस के तौर पे एक्ट करता है, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस हो तो वाटर जो है वो एसिड के तौर पर एक्ट करता है। ये मिसाल के तौर पर अगर वाटर के अंदर जो है अगर हम HCl डाल दें, तो जो HCl है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये हाइड्रोजन आयन लूज करता है, डोनेट करता है। यहाँ पे HCl एसिड के तौर पर एक्ट करेगा, और वाटर जो है ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेगा, ये बेस के तौर पर, अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लेकिन यही मतलब जो है कि वाटर जो है अगर हम इसको अमोनिया के साथ मिक्स करें, तो अमोनिया जो है वो हाइड्रोजन आयन लूज करेगा। ठीक है। मतलब जो है सॉरी, चूंकि अमोनिया जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पर एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, और वाटर यहाँ पे एज ए एसिड के तौर पर क्या करेगा, एक्ट करेगा। ये प्रोटॉन लूज करेगा, अमोनिया जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। तो ये मतलब इस तरह से। तो आगे भी वो यही कहना चाह रहा है बेसिकली, कि जैसे ये नीचे लिखा हुआ है, बिकॉज ऑक्सीजन एटम इन वाटर हैज टू लोन पेयर। वाटर का जो मॉलिक्यूल है इसमें जो ऑक्सीजन एटम है, इसके बाद दो लोन पेयर होती हैं। ठीक है। तो वाटर ऑफन एक्ट्स एज ए लीविस बेस, तो कभी ये लीविस बेस के तौर पे एक्ट करता है, क्योंकि अपना ये एक लॉन पेयर यूज करके ना प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन को बेसिकली क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है। ठीक है, यानी वो डोनेट करता है, तो उसमें ये लीविस एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। तो although it can also react with Lewis bases, तो ये वही बात जो मैंने आपको अभी बताई है स्टार्ट में, ये वही बातें बता रहे हैं। ठीक है। तो मतलब ये है कि अभी वही लिखा हुआ वाटर जो है, तो इसमें मतलब जो है कि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है हाइड्रोनियम आयन, तो ये इस तरह की चीजें। अच्छा, अब नीचे जो है ये वो क्या कहना चाह रहा है कि लाइक वाटर एम्फोटेरिक बिहेवियर इज आल्सो शोन इन लिक्विड अमोनिया, यानी जो वाटर है ये अगर मतलब एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, यानी एसिड के साथ कंबाइन करें तो बेस के तौर पे एक्ट करता है, और अगर बेस के साथ कंबाइन करें तो एसिड के तौर पे क्या करता है, एक्ट करता है। इसी तरह से जो अमोनिया है ये भी एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, यानी ये एज ए एसिड भी एक्ट कर सकता है, एज ए बेस भी। अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे वो कहते हैं कुछ मेटेलिक एमाइड्स हैं, ठीक है, जो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं। जैसे ये नीचे एग्जांपल दी हुई है कि ये जिंक क्लोराइड है, ठीक है, इसको अगर हम मिक्स करें यानी पोटाशियम एमाइड के साथ, तो ये जिंक एमाइड के प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो इसमें जाहिरी बात है जो एमाइड है ये मतलब यहाँ पे ये क्लोरीन को क्या करता है, यहाँ पे ये रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो यानी ये उसके साथ कंबाइन होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो यहाँ पर मतलब ये है कि आप कह लें कि ये लीविस बेस के तौर पर क्या कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है। तो इसी तरह का ये बिहेवियर, तो फर्दर अगर कंबाइन करें ये फर्दर वही बिहेवियर शो करता है, और इस तरह का हमारे पास ना एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है। तो आगे भी मतलब वो यही कहना चाह रहा है कि ऑल एसिड विच आर स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर रिएक्ट कंप्लीटली विद अमोनिया। वो अमोनिया के साथ मतलब वो रिएक्ट कर जाते हैं, यानी उसकी रीजन ये है कि जो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं,
ठीक है। वो अमोनिया के साथ इसलिए भी मतलब केमिकली रिएक्ट कर जाते हैं क्योंकि अमोनिया जो है वो बेस के तौर पर क्या करती है, एक्ट करती है। ठीक है, तो ये वही परक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, इसका अमोनिया के साथ उन्होंने रिएक्शन शो किया हुआ है कि यानी ये एसिड्स प्रोटॉन लूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे एक्ट करेंगे, और ये बेस के तौर पे एक्ट करेगा, प्रोटॉन क्या करेगा, गेन करेगा या एक्सेप्ट करेगा। तो आगे मतलब वही बातें जो है उसने वो लिखी हुई है। आगे वो कहता है कि इन वाटर वीक एसिड्स, जो वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है, यानी वाटर के अंदर वीक एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं, वो भी अमोनिया के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं, और उसके नतीजे में हमारे पास ना इस तरह के ये हमारे पास ये सॉल्ट्स बनते हैं। तो वो यही बात यहाँ पे करना चाह रहा है कि ऑल दीज एसिड्स हैविंग pKa अबव 12। तो क्योंकि मतलब कहने का ये है कि जितना ये pKa की वैल्यू बढ़ती जाती है ना, pKa की, उतना एसिड बेसिकली वीकर होता है, वीकर। ठीक है, here they act as a strong acid in liquid ammonia which are weak। वो यही कहना चाह रहे हैं कि वो एसिड जो वाटर के अंदर वीक एसिड्स होते हैं, वो अमोनिया के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं, क्योंकि अमोनिया क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो चूंकि ये वाटर की निस्बत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है, ठीक है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ वाटर की निस्बत ज्यादा होती है, इसीलिए ये जो एसिड्स है, एसिडिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बोनिक एसिड, वाटर के अंदर तो ये वीक एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह ये है कि वाटर भी तो एक बहुत वीक बेस के तौर पर एक्ट करती है, जबकि इसके मुकाबले में जो अमोनिया है ये एक स्ट्रॉन्गर बेस है। तो अमोनिया के अंदर इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो वाटर की निस्बत क्या होती है, बढ़ जाती है। तो रीजन क्या होती है, क्योंकि अमोनिया जो है ये वाटर की निस्बत क्या है, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस है। तो ये मतलब एक उसकी एक रीजन है। ठीक है, तो ये मतलब वही बातें इसमें मतलब वही डिस्कस की गई, एम्फोटेरिक रिएक्शन वगैरह। अच्छा, अब इसके अंदर आगे वो ये कहना चाह रहा है कि सोल्वोलाइसिस या सोल्वोलैटिक रिएक्शंस। ये सोल्वोलाइसिस जो है, या आप कह लें कि सोल्वोलैटिक रिएक्शंस जो हैं, ये बेसिकली जो आर्टिकल है ये हाइड्रोलिसिस से मिलता जुलता है। आपने एफएससी में पढ़ा होगा हाइड्रोलिसिस किसे कहते हैं। तो यानी सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करें ना, आप ये बात जहन में रख लें कि यानी कोई भी ऐसा रिएक्शन, ठीक है, कि आप कह लें कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, या सिंपली अगर यूं कह लें कि कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सल्यूट के मॉलिक्यूल्स को सराउंड भी करें और केमिकली रिएक्ट भी करें, केमिकल रिएक्शन भी हो, और इस तरह का जब प्रोसेस होता है, फिनोमिना होता है, तो उसमें ना सोल्यूशन या एसिडिक बन रहा होता है या बेसिक बन रहा होता है। तो इस तरह का जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं सोल्वोलाइसिस। और अगर वाटर को हम यूज कर रहे हैं एज ए सॉल्वेंट के तौर पे, फिर उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अगर इसे डिफाइन करना हो वही है, द रिएक्शन इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आप कह लें, ठीक है, react with the solute in such a way that the solvent molecule splits up into two components। ठीक है, और वो जो कंपोनेंट है वो सोल्यूट के पार्टिकल के साथ अटैच हो जाता है। अगर इसको अंडरस्टैंड करना है ना, इसके लिए मैं एक और मतलब ये नोट्स हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करवाना चाह रहा हूँ। इसको अगर आप देखें कि ये देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर ना, मैंने यहाँ पे लिखा है कि बेसिकली ये हाइड्रोलिसिस, अगर इसकी डेफिनेशन देखेंगे, द प्रोसेस, इसको सोल्वोलाइसिस भी कहते हैं, द प्रोसेस इन विच वाटर यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सराउंड्स एंड रिएक्ट्स केमिकली विद द सॉल्यूट पार्टिकल्स टू फॉर्म एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर वाटर के अलावा कुछ सॉल्वेंट होगा तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे सोल्वोलाइसिस। अगर वाटर को हम यूज करेंगे सॉल्वेंट के तौर पे, फिर हम इसे कहेंगे हाइड्रोलिसिस। इसकी मतलब सिंपल मतलब जो इसकी एक मतलब आप कह रहे हैं साइन इसका जहन में रख लें, या निशानी कह लें कि ये हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस वो होता है जिसमें वाटर का ना HOH बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, वो ब्रेक होता है, वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें मतलब जो है हमारे पास मिसाल के तौर पर, अब ये जो हाइड्रोलिसिस है या सोल्वोलाइसिस है, इसकी ना बेसिकली दो टाइप्स हैं इसकी। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर एक केटाइनिक हाइड्रोलिसिस है, एक एनाइनिक होती है। इसको हम किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सपोज कर लें कि हमारे पास ना एक सॉल्ट है MX, आप इसे वाटर में ऐड करते हैं तो ये ना डिसोसिएट हो जाता है, केटाइन बनेगा, एनाइन बनेगा। ठीक है, अगर तो केटाइन जो है ये वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट करे, कैसे करेगा, वाटर अगर साल्ट के केटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है,
और वाटर जो है ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, इसके हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो जाहिरी बात है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये वाटर के मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट के साथ क्या होगा, कंबाइन होगा और हमारे पास क्या बनेगा, ये MOX प्लस हाइड्रोजन आयन, तो फ्री हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और सोल्यूशन के अंदर जो है जब फ्री हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे तो इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन बेसिकली क्या बनेगा, वो एसिडिक बनेगा। तो इसका मतलब जो केटाइन, जब केटाइनिक हाइड्रोलिसिस होती है तो सोल्यूशन एसिडिक बना करते हैं। तो ऐसे साल्ट जिनको वाटर में ऐड करें और सोल्यूशन एसिडिक बन जाए, यानी उसकी पीएच लेस देन 7 हो जाए, यानी केटाइनिक हाइड्रोलिसिस हो, ऐसे साल्ट्स को हम कहते हैं एसिडिक सॉल्ट्स। अब एसिडिक साल्ट की निशानी क्या है, हमें कैसे पता लगेगा कि गिवन साल्ट जो है आया कि ये एसिडिक सॉल्ट है कि नहीं है। ये एक सिंपल इसकी डेफिनेशन आप ज़हन में रख लें कि ऐसे साल्ट विच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। कोई भी ऐसा साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बना वो एसिडिक साल्ट है। यानी जब आप उसे वाटर में ऐड करेंगे तो वो केटाइनिक हाइड्रोलिसिस ही शो करेगा और सोल्यूशन एसिडिक बनेगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री हाइड्रोजन आयंस। अच्छा, अब ये नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखें, मिसाल के तौर पे अमोनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, कॉपर सल्फेट, देखिए ना अमोनियम क्लोराइड से मुराद ये एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl के कॉम्बिनेशन से बने। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, ठीक है, और हाइड्रोजन क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड वीक बेस, सल्फेट जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से आता है। मसलन अगर आप अमोनियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करें तो क्या होता है, देखें अमोनियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करें, अमोनियम आयंस, फ्री अमोनियम आयंस प्रोड्यूस होते हैं, क्लोराइड आयन। देखें क्लोराइड आयन जो है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट होता है, यानी एक वीक कॉन्जुगेट बेस है, क्योंकि एसिड जितना स्ट्रॉन्गर होता है उसकी जो बेस होती है कॉन्जुगेट बेस उतना वीकर होती है। तो ये वीक कॉन्जुगेट बेस है, ये वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करती। अमोनियम आयन जो है क्योंकि ये वीक बेस से आता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये वाटर के साथ क्या करेगा, केमिकली रिएक्ट करेगा, यानी वाटर के नेगेटिव पार्ट से कंबाइन होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा अनडिसोसिएटेड बेस, और उसके नतीजे में हमारे पास ना ये फ्री हाइड्रोजन आयन भी क्या होते हैं, वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो सोल्यूशन एसिडिक बनता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें रिएक्शन क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड प्लस वाटर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, फ्री हाइड्रोजन आयन एंड फ्री क्लोराइड आयन, और इसको हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं HCl। अब इसकी जो एग्जांपल है वो मतलब जो है कि आप अगर देखें तो आपकी बुक मतलब जो चैप्टर है उसमें मतलब उसको इस तरीके से शो किया हुआ है। मिसाल के तौर पर ये अगर आप देखें ना कॉपर सल्फेट है, तो ये एक ऐसा सॉल्ट है कि आप कह लेंगे एसिडिक सॉल्ट है, बिकॉज दिस सॉल्ट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। इसे वाटर में ऐड करेंगे, ये वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, और मतलब आप कह लें कि ये सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगी, सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये मुकम्मल डिसोसिएटेड फॉर्म में होगा, और जो सोल्यूशन है वो एसिडिक ही रहेगा। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट जो दूसरी टाइप है उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, ये अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें उसे हम कहते हैं एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। यानी जब हम किसी साल्ट को वाटर में ऐड करें तो केटाइन एनाइन प्रोड्यूस करता है। अगर तो एनाइन जो है साल्ट का एनाइन वो वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट करे, यानी वो अगर वाटर के हाइड्रोजन आयन के साथ, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये वाटर का जो मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव पार्ट है हाइड्रोजन आयन ये उसके साथ कंबाइन होगा, HX बनेगा और फ्री हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो इसमें मतलब जो है कि उसके और एनाइनिक हाइड्रोलिसिस के नतीजे में सोल्यूशन जो है वो बेसिक बनता है, बेसिक। ठीक है, और ऐसे साल्ट जिनको वाटर में ऐड करें और एनाइनिक हाइड्रोलिसिस हो यानी सोल्यूशन बेसिक बने, ऐसे साल्ट को हम कहते हैं बेसिक सॉल्ट। और ऐसे साल्ट हमें कैसे पता लगेगा फलां सॉल्ट बेसिक है कि नहीं है, तो कोई भी ऐसा सॉल्ट आप कह लें विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, सोल्यूशन बेसिक बनता है। और इस केस में जो सोल्यूशन की पीएच है वो क्या होती है, वो ग्रेटर देन 7 होती है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर एग्जांपल्स ये देखें, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम पोटाशियम फार्मेट वगैरह वगैरह। अब जाहिर बात है ये सोडियम कार्बोनेट जो है
it can be formed, it is formed by the combination of weak acid, that is carbonic acid, and strong base, that is सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर सोडियम कार्बोनेट को हम वाटर में ऐड करें तो क्या होगा, इसकी हाइड्रोलिसिस कैसे होगी? देखिए, सोडियम कार्बोनेट को अगर हम वाटर में ऐड करें तो सोडियम आयंस प्रोड्यूस होंगे, कार्बोनेट आयन प्रोड्यूस होंगे। सोडियम आयन चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट होता है, ये वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। जबकि जो कार्बोनेट आयन है, ये चूंकि वीक एसिड से आता है, उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट आप कह लेंगे बेस है, तो ये वाटर के मतलब जो है पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन से कंबाइन होगा, अनडिसोसिएटेड या वीक कार्बोनिक एसिड बनाएगा, फ्री हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होंगे। तो जितना कार्बोनेट आयंस की हाइड्रोलिसिस होगी उतना फ्री हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस होंगे, सोल्यूशन बेसिक बनता चला जाएगा, उसकी पीएच ग्रेटर देन 7 होती चली जाएगी। और ओवरऑल अगर रिएक्शन देखना है तो सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर अनडिसोसिएटेड, ये देखें ये फ्री कार्बोनिक, ये अनडिसोसिएटेड कार्बोनिक एसिड और फ्री सोडियम आयन हाइड्रोक्साइड। तो इन हाइड्रोक्साइड आयंस की फॉर्मेशन की वजह से सॉल्यूशन क्या बनता है, बेसिक बनता है। तीसरी तरह का जो सॉल्ट होता है वो होता है न्यूट्रल सॉल्ट, यानी कोई भी ऐसा सॉल्ट कह लें जिसको हम वाटर में ऐड करें और सोल्यूशन जो है वो ना एसिडिक हो ना बेसिक हो। ऐसे सॉल्ट होते हैं मिसाल के तौर पर, यानी कोई भी वो सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कम्बिनेशन से बनता है उसको कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, सीजियम नाइट्रेट, ये ऐसे सॉल्ट हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कम्बिनेशन से प्रोड्यूस होते हैं। बस सोडियम क्लोराइड को अगर आप वाटर में ऐड करें, ये टेबल सॉल्ट है, घरों में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने में, या इसको मतलब जो है कि जो रोटी वगैरह खाते हैं आटे में भी मतलब इसको मिक्स किया जाता है। तो इसके अलावा शरबत वगैरह बनाने में, तो मतलब कहने का ये है कि ये अगर इसको ऐड करने से सोल्यूशन एसिडिक या बेसिक बनता होता, उसकी पीएच अगर चेंज हो जाती तो हम इसे कभी भी मतलब जो है खाने में या पानी में, शरबत में इसको इस्तेमाल ना करते। तो सोडियम क्लोराइड को अगर आप वाटर में ऐड करें, ये डिसॉल्व हो जाता है, डिसोसिएट होता है, फ्री सोडियम आयन क्लोराइड आयन हमें हासिल होती है। तो ये दोनों जो केटाइन एनाइन है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है, ये वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। और सोल्यूशन रिमेन्स ऑलमोस्ट हम कहते हैं न्यूट्रल। तो ये इस तरह से मतलब हमारे पास होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मतलब अगर हम नेक्स्ट मतलब आर्टिकल की तरफ आए तो ये सोल्वोलाइसिस या सोल्वोलैटिक रिएक्शन, ये बेसिकली वही हाइड्रोलैटिक रिएक्शन है जो अभी हमने डिस्कस की है। अब एक बात ये जहन में रहे कि अगर कोई भी सॉल्वेंट है, इस रिएक्शन को हम सोल्वोलाइसिस या सोल्वोलैटिक रिएक्शन कहते हैं। अगर वाटर सॉल्वेंट है इसको हाइड्रोलिसिस कहेंगे, जिसमें वाटर का HOH बॉन्ड ब्रेक हो। अगर अमोनिया को सॉल्वेंट के तौर पे आप यूज कर रहे हैं, इसको कहेंगे अमोनोलाइसिस। और अगर अल्कोहल को यूज कर रहे हैं, एथेनॉल है, मेथनॉल है, अल्कोहलाइसिस कहेंगे इसको, ये अल्कोहलैटिक रिएक्शंस कहेंगे। और अगर एसिटिक एसिड को एज ए सॉल्वेंट के तौर पे आप यूज कर रहे हैं तो फिर आप इसे कहेंगे एसिटोलाइसिस, ठीक है। तो ये इस तरह, ये उसकी एग्जांपल्स यहाँ दी हुई है, ये मैंने आपको बता दिया, बाकी आपने इसको यहाँ से याद कर लेना। आगे वो कहते हैं सॉल्वेशन रिएक्शंस, यानी बेसिकली आप कह लें सॉल्वेशन एक प्रोसेस है, इसको हाइड्रेशन भी कहते हैं। अब ये जो हाइड्रेशन है ये किस तरह का प्रोसेस है, देखिए ये मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर एक शेयर करवाना चाह रहा हूँ। ये मतलब जो है कि मिसाल के तौर पर ये देखें, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ना थोड़ा सा मैं इसको जूम करना चाह रहा हूँ, ये थोड़ा सा, ये देखिए, चलें, ये देखिए आप स्क्रीन के ऊपर ना ये लिखा हुआ है हाइड्रेशन, इसको सॉल्वेशन भी कहते हैं। अब ये हाइड्रेशन का जो प्रोसेस है ना, ये हम किसे कहते हैं, यानी हम कहते हैं कि भी कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें ना जब हम किसी सॉल्यूट को वाटर में ऐड करते हैं, सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स को सराउंड भी करें और फिजिकली इंटरेक्ट करें, केमिकली रिएक्ट ना करें, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रेशन कहते हैं। और यानी अगर कोई वाटर के अलावा कोई सॉल्वेंट होगा तो सॉल्वेशन कहेंगे, अगर वाटर को सॉल्वेंट के तौर पे आप यूज कर रहे हैं इसे आप कहेंगे हाइड्रेशन। अब ये डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है कि the process in which solvent molecule surrounds and interacts with the solute molecules and ions and do not react chemically.
और इस केस में क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन नहीं होता, सोल्यूशन ना एसिडिक बनता है ना बेसिक बनता है, सोल्यूशन ऑलमोस्ट क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड है ना सॉलिड, अगर आप इसे वाटर में ऐड करें, अगर आप इसे वाटर में ऐड करें तो देखें सोडियम क्लोराइड में ना, तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल पोलर है, इसके ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वाटर के मॉलिक्यूल के जो नेगेटिव एंड्स हैं ये सल्यूट के पॉजिटिव एंड्स को सराउंड करेंगे, फिजिकली इंटरेक्ट करेंगे, अपोजिट चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती हैं, इनको आयन डाइपोल फोर्सेस भी हम कहते हैं। और क्लोराइड, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वाटर के मॉलिक्यूल के आप कह लें कि जो पॉजिटिव पार्ट्स, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो जो पॉजिटिव पार्ट्स हैं हाइड्रोजन एटम्स, उनका स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ये वाटर के मॉलिक्यूल जब करीब आएंगे ये क्लोराइड आयन को सराउंड भी करेंगे और फिजिकली इंटरेक्ट भी करेंगे। तो नई जब आयन डाइपोल फोर्सेस क्रिएट होती हैं ये वाली, तो देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, तो हीट रिलीज होती है, ये हीट जो है ये सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शंस को ब्रेक करने में यूटिलाइज होती है। तो ये सोडियम और क्लोराइड आयंस की आपस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन हो जाती हैं, उसके नतीजे में ये आयन सेपरेट हो जाते हैं और तमाम जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं इनको हर तरफ से सराउंड भी कर लेते हैं और फिजिकली इंटरेक्ट भी कर लेते हैं। ये प्रोसेस जो है ये वाला कि हर तरफ से देखें वाटर के मॉलिक्यूल्स के जो पॉजिटिव पार्ट है वो सराउंड भी कर रहे हैं और फिजिकली इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। अब ये जो प्रोसेस है ये हाइड्रेशन का प्रोसेस है। ठीक है, और अगर वाटर के अलावा कोई सॉल्वेंट है तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे सॉल्वेशन का प्रोसेस, और ये बेसिकली आयन डाइपोल इंटरेक्शन कहलाती है। तो ये प्रोसेस हाइड्रेशन, और अगर वाटर के अलावा कोई सॉल्वेंट है वो सॉल्वेशन। तो यही बात मतलब जो है कि वो आपके टॉपिक में डिस्कस करना चाह रहे हैं, कि अगर आपकी बुक में वापस आए तो ये द केमिकल रिएक्शन इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टू द सॉल्यूट मॉलिक्यूल विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी चेंज मतलब केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन नहीं होता। ये सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्वोलाइसिस एंड सॉल्वेशन, ये मैंने आपको बता दी है, आपने भी इनको अच्छे तरीके से लर्न करके ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में डिफरेंस होना चाहिए। अब देखें जब ये हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है ना, इसमें तीन तरह की जो इंटरेक्शंस हैं वो मतलब डिवेलप होती हैं। सॉल्वेंट जो है वो सोल्यूट पार्टिकल्स के साथ तीन तरह से इंटरेक्ट कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बनता है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन भी होती है, जो अभी हमने डिस्कस किया है। ये जो हमने डिस्कस किया है ना, अभी मैंने आपको एग्जांपल एक समझाई है कि ये किस तरह से हम जो है ये सोडियम क्लोराइड को जब ऐड करते हैं वाटर के अंदर, के वाटर के मॉलिक्यूल किस तरह से आके सल्यूट को सराउंड करते हैं, फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल मैंने आपको समझा दी। अच्छा, इसके अलावा जो है मतलब अगर हम देखें तो मतलब ये अभी जो ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन, तो आगे वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास कि इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बनते हैं। मिसाल के तौर पर ये कॉपर सल्फेट है, इसमें अगर हम क्या डाल दें, लिक्विड अमोनिया डाल, तो कॉपर सल्फेट जो है इसका कलर ऑलरेडी मतलब ब्लू होता है, लेकिन अगर इसमें लिक्विड अमोनिया डाल देंगे तो एक इंटेंस डीप ब्लू प्रेसिपिटेट जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। उसकी क्या वजह होती है, वजह ये होती है कि जो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करते हैं, यानी एज ए लिगेंड के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। और इस कॉपर सल्फेट टेट्रा मतलब आप कह लें कि अगर इसमें अमीन यानी अमोनिया के मॉलिक्यूल अटैच हैं तो ये इसकी वजह से ना एक इंटेंस ब्लू कलर क्या होता है वो डेवलप होता है, और जिसकी वजह से सोल्यूशन जो है या कंपाउंड जो है, ये सोल्यूशन का जो कलर है वो स्ट्रॉन्ग आप कह लें इंटेंस ब्लू कलर हो जाता है। उसकी रीजन ये है, तो ये बेसिकली जो अमोनिया का मॉलिक्यूल आके कॉपर सल्फेट से अटैच होता है, तो जाहिर बात है इसमें नाइट्रोजन एटम जो है वो कॉपर के साथ क्या कर रहा है, वो कोऑर्डिनेट कर रहा है थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो मतलब ये इस तरह से ये हो जाता है। अगर वही बात अब यहाँ पे डिस्कस की हुई है कि अगर हाइड्रेशन जो है, अगर वाटर को यूज करेंगे सॉल्वेंट के तौर पे, हाइड्रेशन रिएक्शन है, हाइड्रेशन का प्रोसेस है। और अगर हम अमोनिया, जहाँ ये मेरा एरो है, और अगर हम अमोनिया को यूज करेंगे सॉल्वेंट के तौर पे, फिर हम इसे कहते हैं अमोनिएशन, जैसे ये यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है, और भी सॉल्वेंट इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे ये नीचे देखें कुछ एग्जाम्पल जो है यहाँ पे दी हुई है कि अमोनिया है। ठीक है, अगर ये इसको हम यूज करेंगे सॉल्वेंट के तौर पे तो ये अमोनी जो कंपाउंड्स बनते हैं इसको अमोनिएट्स कहते हैं। कॉपर सल्फेट, टेट्राअमीन, फेरस सल्फेट, हेक्साअमीन, ये जो कंपाउंड्स हैं इनको हम कहते हैं अमोनिएट्स।
जिसमें यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो हैं वो एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में सल्यूट के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होते हैं, वो अटैच हो जाते हैं। अगर वाटर को यूज करेंगे तो रिस्पेक्टिव जो कंपाउंड्स बनते हैं इनको हाइड्रेट्स कहते हैं। यानी ये कंपाउंड कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये हाइड्रेट कहलाता है क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में इन कंपाउंड्स के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, ये एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, हेक्साहाइड्रेट, इप्सम साल्ट है, ये मैग्नीशियम सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट वगैरह, इसी तरीके से ये एसीटेट्स। इसके अलावा जो है कि मतलब ये यहाँ तक फिर नेक्स्ट जो मतलब हमारे पास टॉपिक है उसको इंशाल्लाह जो है फिर हम वो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसको ना हम डिस्कस करेंगे।